हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल के एचसीएल ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी में जो तैयारी चल रही है जीपैट, आरआरबी, फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसीज के लिए। उसमें आज लेक्चर 2 में हम एंटीबायोटिक्स का लेक्चर नंबर 1 इससे पहले डिस्कस किए थे, उसका बाकी का पार्ट हम आज देखेंगे। हमने पहले पार्ट में क्लासिफिकेशन देख लिया था, उसका डेफिनेशन देख लिया था और आज हम बात करेंगे इसके बाकी के पार्ट्स पे। तो एंटीबायोटिक में जनरल कंसिडरेशन में हम बात करेंगे आज की कोई भी डॉक्टर या कोई भी फिजिशियन या कोई सर्जन जब किसी मरीज को प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक तो वो क्या चीजें ध्यान पे रखता है, क्योंकि एंटीबायोटिक की कई सारी रेंज होती है, कई तरह की एंटीबायोटिक होती है। तो किस मरीज को कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाए ये कैसे डिसाइड किया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस मरीज को कौन सा एंटीबायोटिक देना। तो उस फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है पेशेंट। जी हां, जिस मरीज को एंटीबायोटिक देना है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम एंटीबायोटिक डिसाइड करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है उसका एज। अगर कोई बच्चा है जो न्यू बॉर्न है, तुरंत पैदा हुआ है, इन्फेंट है, और उसे किसी प्रकार के इन्फेक्शन या कोई दिक्कत हो गई है, उसे एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ रही है, तो उस समय हमें बस ये ध्यान देना होता है कि कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो छोटे बच्चों को देना पूरी तरह से मना है, बैंड है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल, क्लोरामफेनिकॉल जो है ये अगर बच्चों को दिया जाता है तो वो ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है, क्लोरामफेनिकॉल नहीं देना है। अगर किसी को सल्फोनामाइड किसी बच्चे को हम देते हैं तो उसे कैर्नेक्टिसर बीमारी हो सकती है। तो ध्यान देना है कि क्लोरामफेनिकॉल, सल्फोनामाइड, ये दो चीज का बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा बाकी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप न्यू बॉर्न को एंटीबायोटिक दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा है, बड़ा है, 2 साल, 4 साल, 6 साल का बच्चा है, तो उस समय आपको देखना है कि कौन सी एंटीबायोटिक बच्चे को दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते। तो उसमें आपको पता है, ध्यान देना है कि टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होता है जो बच्चों को बिल्कुल, क्योंकि अब ये बच्चों के दांत में डिपॉजिट हो जाता है और ब्लू हो जाती है, दांत दर्द होने लगता है, और 6 साल से कम बच्चों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसीलिए कभी भी 6 साल से कम बच्चों को हमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक नहीं देना है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई व्यक्ति एल्डर है, बूढ़ा है, तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें इसमें रखना है, क्योंकि बाकी दोनों हमें बस इतना ध्यान रखना था कि भाई कौन सी दवाई नहीं दी जाती है। लेकिन हम अगर एल्डर पेशेंट की बात करें, बूढ़े की बात करें, तो अब यहां पे हमें पूरी उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति जो हमारे सामने बैठे हैं, जो बुजुर्ग है, जो अंकल जी हैं, दादाजी हैं, ये इनकी हिस्ट्री क्या है, इन्हें कौन कौन सी बीमारियां, ये बीपी के मरीज हैं, ये शुगर के मरीज हैं, ये सीकेडी के पेशेंट है, ये हार्ट के पेशेंट है, ये लंग्स के पेशेंट है, या इनका लीवर कैसे काम कर रहा है, इनकी किडनी कैसे काम कर रही है। ये सारा कंसिडरेशन करने के बाद ही हम एंटीबायोटिक डिसाइड करते हैं। यानी कि उसका रीनल फंक्शन कैसा है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका रीनल फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे अमीनोग्लाइकोसाइड कभी मत दीजिएगा, क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड का जो टी हाफ है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर उसका रीनल फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो अमीनोग्लाइकोसाइड जो है बॉडी से रिलीज एक्सक्रीट बाद में होगा, बॉडी में उसका टी हाफ लंबे समय तक बने रहेगा, जो साइड इफेक्ट पैदा करेगा, 8th क्रेनियल नर्व यानी ऑडिटरी क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकता है, वो व्यक्ति कान से बहरा भी हो सकता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो कुछ अलग अलग हम देख लेते हैं कि भैया, सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। अगर किसी व्यक्ति है और उसको किडनी का पेशेंट है, अगर वो रीनल फेलियर है, कोई बुजुर्ग है, उसको किडनी के मरीज है, वो सीकेडी का पेशेंट है, उसे क्रोनिक किडनी डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कौन सी एंटीबायोटिक आपको नहीं देनी है ये याद रखना है। जैसे एग्जांपल तौर पे, अगर किसी व्यक्ति को रीनल फेलियर है तो हम अगर उसे अमीनोग्लाइकोसाइड या वैनकोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन या फ्लूरोक्विनोल अगर ये एंटीबायोटिक देना चाह रहे हैं तो हमें डोज कम करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल एडल्ट डोज देने पर, क्योंकि रीनल क्लियरेंस डाउन है, फेलियर है, तो हमारे बॉडी में लंबे समय तक बने रहने से डिम में डैमेज कर सकता है। दैट्स वाई हमें इनके डोज को रिड्यूस करना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये सारे अमीनो एसिड की बात हो रही। वहीं पे कौन से अमीनो एसिड, कौन सा एंटीबायोटिक आपको बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है, कौन सा एंटीबायोटिक आपको बिल्कुल नहीं देना है रीनल फेलियर पेशेंट को, नेलिडेक्सिक एसिड, नाइट्रोफुरेंटवाइन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन को छोड़कर पूरी टेट्रासाइक्लिन जो है आपको नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर बुजुर्ग पेशेंट है, रीनल फेलियर है, तो ये एंटीबायोटिक्स आपको नहीं देनी। दूसरी बात करते हैं, अगर लीवर डिजीज है, अगर बुजुर्ग पेशेंट है और उनका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है,
लीवर कम काम कर रहा है, तो उनको एरिथ्रोमाइसिन एसोलेट, टेट्रासाइक्लिन और पायराजिनामाइड को नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा, इस मेडिसिन को नहीं। जब भी आप फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं और आप किसी मरीज को एंटीबायोटिक दे रहे हैं और वो बुजुर्ग हैं, तो आप इस चीजों का ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोकल फैक्टर्स की बात कर ले। एज तो हमने देख लिया कि बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है। अब लोकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति को आप, जिस मरीज को आप एंटीबायोटिक देना चाह रहे हैं, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके शरीर में उसमें कौन सी बीमारी हुई है, क्या घाव है, क्या फोड़ा फुंसी है, क्या दिक्कत है, उसके लोकल फैक्टर्स को आपको देखना है। जैसे लोकल फैक्टर में पहला है पस सिक्रीशन। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फोड़ा हुआ है, घाव हो गया, चोट है और उस चोट में पस आ गया है, मवाद आ गया है, तो उस केस में आप क्या करना है, अगर उस व्यक्ति को आप सल्फोनामाइड या अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग दे रहे हैं, तो उस मतलब है वो दवा कम काम करेगी। अमीनोग्लाइकोसाइड और सल्फोनामाइड का असर कम हो जाता है जब किसी व्यक्ति के पास मवाद या पस आता है। तो आपको इसका डोज या तो बढ़ा के देना पड़ेगा या तो आप कोई दूसरा एंटीबायोटिक चूज कीजिए। एब्सेसिस का मतलब अगर किसी व्यक्ति को घाव हो गई है तो सबसे पहले उसको ड्रेन करिए, उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक का मलहम लगाने से पहले उस घाव को प्रॉपर साफ करिए। अदरवाइज अगर आपने आप घाव में मवाद है, पस है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक लगा दिया तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर किसी बॉडी में फॉरेन बॉडी या बायोफिल्म वगैरह है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अगर बॉडी के ऊपर कोई लेयर चिपक गई है या कोई कवर जलने वलने का केस है, तो उसमें आपको इरिटेशन करना होता है। अगर लो पीएच पे मैक्रोलाइड और अमीनोग्लाइकोसाइड एक्टिविटी जो है वो घट जाती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ सेब की दिक्कत है या आई है, प्रोस्टेट है, अगर ऐसे कोई ऑर्गन है जहां पे पेनिट्रेशन पावर फ्लो स्लो है, तो उस जगह पे भी आपको ड्रग का जो डोज है बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एंटीबायोटिक वहां पे पेनिट्रेट नहीं करेगा। अगला चीज आपको ध्यान देना है, लोकल फैक्टर ध्यान दे दिया, एज ध्यान दे दिया, अब आपको ध्यान देना है हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो किसी किसी व्यक्ति को सूट नहीं करती है, उसको लगाते ही या खाते ही उसकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ड्रग का एलर्जिक टेस्ट कीजिए, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट कीजिए। अगर वो क्लियर है तभी एंटीबायोटिक दीजिए। अवॉइड एंटी माइक्रोबियल एजेंट इफ पास्ट रिएक्शन। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि पुरानी बार ये दवा हमने खाई थी और इसको खाने से हमें इन्फेक्शन या एलर्जी हो गई थी, उसे बिल्कुल नहीं देना है। एलर्जी में क्या क्या हो सकता है, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सल्फोनामाइड और फ्लोरोक्यूनोन्स और नाइट्रोफुरेंटोइन, ये 4 तरह के एंटीबायोटिक्स देखे गए हैं जो सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी खास तौर पर करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन वाले एंटीबायोटिक। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अब हम अगली बात कर लेते हैं, इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस। यानी अगर अगला फैक्टर ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो उसके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रही है, उसके होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म को कमजोर कर रही है, तो उस केस में क्या करना होगा। भाई लगभग क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या काम करते हैं, भाई हमारे बॉडी में बैक्टीरिया घुस गए हैं, वो बैक्टीरिया से हमारा शरीर लड़ नहीं पा रहा है और हम बीमार हो रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया को मारता है और हमारा शरीर काफी हद तक बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती है जिससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही डाउन हो जाता है, तब हमारा बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से ग्रो करता है बॉडी में और एंटीबायोटिक तब हमें ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल अगर किसी को न्यूट्रोपिनिया की प्रॉब्लम है, व्हाट इज द न्यूट्रोपिनिया, डब्ल्यूबीसी का काउंट, न्यूट्रोफिल्स का काउंट घट गया है, तो उस केस में पायरोजेनिक इन्फेक्शन केस में होता है, उस केस में आपके एंटीबायोटिक भी कम काम करेंगे। एड्स आप जानते हैं, एड्स के केस में हमारी बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाते हैं, तो उस केस में हमें बैक्टीरिसाइडल ड्रग इस्तेमाल करने पड़ते हैं रेदर देन बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करेगा, बैक्टीरिया की संख्या कम करता है, बैक्टीरिसाइडल पूरी तरह से मारता है, क्योंकि इस केस में हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हमें बैक्टीरियोसाइडल ड्रग इस्तेमाल करना होगा इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड केस में, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता। ये बीमारी अगर किसी को हो जाए तो आप उन्हें बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग की बजाय बैक्टीरिसाइडल ड्रग का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अगली फैक्टर है प्रेगनेंसी। जी हाँ, अगर आप किसी महिला को एंटीबायोटिक देने जा रहे हैं और अगर आपको देखना है कि वो महिला प्रेग्नेंट है, तो उस केस में भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी एंटीबायोटिक उस महिला के लिए और उसके अंदर पल रहे बच्चे के लिए सुरक्षित है। उसमें खास तौर पर जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और एरिथ्रोमाइसिन ये सेफ माने जाते हैं, यानी ये एंटीबायोटिक अगर आप किसी महिला को देते हैं तो कोई खास इशू नहीं आता। लेकिन टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलोन, सल्फोनामाइड और नाइट्रोफुरेंटोइन पूरी तरह से अवॉइड कीजिएगा,
क्योंकि ये टीरेटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है, महिला और महिला में पल रहे बच्चे को दोनों को नुकसान पैदा कर सकता है। अगला फैक्टर था प्रेगनेंसी। उसके बाद अगला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जी हाँ, किसी किसी व्यक्ति में, रेयर होता है, हजारों लाखों में एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है G6PD डिफिशियंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी। एक एंजाइम की कमी होती है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के अंदर हीमोलिसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसके बॉडी में ये एंजाइम नहीं बनता है। तो अगर किसी व्यक्ति में ये बीमारी है, अगर आपको हिस्ट्री पता है, तो आप उसको प्रीमाक्वीन, सल्फोनामाइड, नाइट्रोफिरेंटवाइन, क्लोरमफेनिकॉल और फ्लोरोक्विनोल इस प्रकार के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कभी मत करिएगा, क्योंकि उसको हिमोलिसिस हो सकता है, उसका आरबीसी रैप्चर कर सकता है, एनेमिक हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब हम किसी भी एंटीबायोटिक का चूज करते हैं। ये हमने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर। अभी तो जो हमने जितना भी आपको फैक्टर बताया वो मनुष्य के ऊपर था, कि बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, क्या बीमारी है, क्या लोकल फैक्टर है, वो प्रेग्नेंट है कि महिला है कि नहीं है, इस पे हमने बात की। अब हम बात करते हैं जिस बैक्टीरिया, वायरस या ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है उसको हिसाब से हम कैसे चूज करेंगे एंटीबायोटिक, कि भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, या वायरस है, क्या है, किसका इन्फेक्शन है, उसके बेसिस पे एंटीबायोटिक कैसे चूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर। तो ये सबसे पुराना मेथड है, एम्पेरिकल मेथड। इसमें कुछ खास पता नहीं होता था हम लोगों को कि भाई कौन सा इन्फेक्शन है। आज साइंस डेवलप हो गया, आज टेस्ट डेवलप हो गए, तो हम जान जाते हैं कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है। पहले नहीं पता था, तो लोग हम नॉर्मली क्या करते थे, डायग्नोसिस वगैरह करके, ग्राम स्टेन करके या लोकल पैटर्न के बेसिस पे मेडिसिन दे देते थे। लेकिन आज थोड़ी सी जो थेरेपी है वो हमारी डेफिनेटिव थेरेपी हो गई है। मतलब आज हम ये चीजों को अच्छे से जान चुके हैं कि किस प्रकार का बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन हुआ है। बाय द मेथड ऑफ कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के हिसाब से हम जान जाते हैं कि बैक्टीरिया जो हमारे पास इन्फेक्शन हुआ है वो कौन सा है। अब उसके आधार पर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, इन या और मेट्राडोजोल, इन सबको ऐड करके हम बैक्टीरिया का बैक्टीरियोस्टैटिक जो एक्टिविटी है, बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है, उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है एमआईसी और एमबीसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। व्हाट इज द एमआईसी एंड एमबीसी? एमआईसी का मतलब होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, यानी दवा की वो मिनिमम मात्रा जिससे बैक्टीरिया जो है उसका ग्रोथ रुक जाए, ठीक है। और एमबीसी का मतलब होता है मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन, दवा की वो मिनिमम मात्रा जिससे बैक्टीरिया किल हो जाए। एक होता है जो ये एमआईसी मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक और एमबीसी मतलब बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। तो इसको भी हम कंसंट्रेशन को पता करके लोवेस्ट कंसंट्रेशन पे हम ग्रोथ को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके हम लोग बैक्टीरिया के बेसिस पे देख रहे हैं। अगर किसी का एमआईसी और एमबीसी गैप बहुत स्मॉल है तो वो बैक्टीरियोसाइडल नेचर का है, और अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का है। ये चीज आपको समझना होगा। और कुछ पीएई मतलब पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर किसी कोई भी ड्रग ऐसी होती है जिसका असर हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक होता है, जैसे फ्लोरोक्विनोल, अमीनोग्लाइकोसाइड, रिफाम्पिसिन, ये हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक असर करते हैं, तो ठीक है। तो इस पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर बहुत लंबे समय तक बॉडी में असर रुका हुआ है तो हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगा। अब हम ड्रग फैक्टर की बात कर लेते हैं। ड्रग फैक्टर में खास तौर पे पहला ध्यान देते हैं हम स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम मतलब ड्रग जो हम जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस स्पेक्ट्रम का है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है कि नैरो स्पेक्ट्रम का है, ये ध्यान देते हैं। एक्टिविटी कौन सी करेगी ड्रग, वो ध्यान देते हैं कि भाई बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी करेगी, यानी बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करेगी, या बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी करेगी, बैक्टीरिया को रोकेगी। अगला होता है हम सेंसिटिविटी भी चेक करते हैं कि बैक्टीरिया किस व्यक्ति के साथ सेंसिटिव है। भाई एंटीबायोटिक क्या होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, तो हम सेंसिटिविटी टेस्ट करके मालूम चल जाता है कि भैया ये इस व्यक्ति के अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं और ये सेंसिटिव है। जो सेंसिटिव है वही इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टेंट वाले को इस्तेमाल कितना भी कर लीजिए वो व्यक्ति ठीक होने वाला नहीं है, ठीक है। लेस टॉक्सिक हम बीटा लैक्टम इस्तेमाल करते हैं रेदर देन अमीनोग्लाइकोसाइड। फार्माकोकाइनेटिक के आधार पर भी हम डिसाइड करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट की बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोल, मेट्रोनिडोल ये हाई पीक यानी एमआईसी रेशियो देते हैं। इनको दिन में एक ही बार दिया जाता है, ठीक है, वंस डेली कर सकते हैं बेटर के लिए। टाइम डिपेंडेंट किलिंग की बात करें, बीटा लैक्टम, मैक्रोलाइड, ग्लाइकोप्रोटाइड, ये ड्यूरेशन के आधार पर
काम करते हैं। जितनी देर तक आप इनको देंगे वो जितना देर तक इनकी बॉडी में हमारा मेंटेन रहेगा, डोज मेंटेन रहेगा, बैक्टीरिया उतना ज्यादा खिलेगा। इसलिए हमको इसको मल्टीपल डोज देना होता है, दिन में 2 से 3 बार हमको खिलाना होता है। पेनिट्रेशन की बात करें, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो ब्रेन में या सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आसानी से पार कर सकते हैं, तो ब्रेन के इन्फेक्शन के लिए काम करते हैं, जैसे सेफेट्रॉक्सिन, सेफोरॉक्सिम, क्लोरामफेनिकॉल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो सीएसएफ में पुअर होते हैं, नहीं पार कर पाते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं फॉर ब्रेन केस के लिए, जैसे पेंसिलिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड है। रूट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रूट जैसे कि अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन है तो आप उसको पेरेंटल दीजिए, आईवी के फॉर्म में दीजिए, माइल्ड है टैबलेट खा सकता है तो ओरल के फॉर्म में दीजिए। ठीक है, ये अलग अलग बहुत सारे हमने फैक्टर्स की बात कर ली और कॉस्ट की बात भी करते हैं कि कौन कौन सा कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स देख लिए कि जिस फैक्टर को हम चूज करते हैं एंटीबायोटिक चूज करने से पहले, किसी भी मरीज को एंटीबायोटिक देने से पहले हम ये चूज करते हैं कि उसे कौन सी एंटीबायोटिक देना बेहतर रहेगा। ये हमारे अलग अलग फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंबाइंड यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो एक के साथ 2 एंटीबायोटिक चलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको सिप्लॉक्सटीजेट भी दिया तो मेट्रोजिल भी ऐड कर दिया, आपको सिफेक्सिम दे रहे उसके साथ मेट्रोजिल ऐड कर दिया, या आपको कभी कभी वो क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ डेक्सोसाइक्लिन ऐड कर दिया। वो कभी कभी कुछ तो दवाइयां मार्केट में कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आती है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ अमोक्सिसिलिन आता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का क्या पर्पज है, कॉम्बाइंड यूज ऑफ एंटी क्यों करते हैं, तो कभी कभी हम किसी भी ड्रग के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, उसके स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए, उसके असर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, और उसके रेजिस्टेंस को ना डेवलप हो पाए इसको रोकने के लिए हम कंबाइंड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कंबाइंड यूज करते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो भैया सबसे बड़ा यही है कि एक्टिव सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म आप जानते क्या हो, एक और एक मिलकर 11 हो जाए, एक और एक मिलकर 2 हो जाए तो एडिटिव है, एक और एक मिलकर 11 हो जाए तो सिनर्जिज्म है, यानी उसके असर को कई गुना बढ़ा दिया जाए। तो एंटीमाइक्रोबियल जो है सिनर्जिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडिटिव के लिए मतलब जो असर को डबल कर दिया जाए। इंडिफरेंस की बात करते हैं और एंटागोनिज्म की बात करते हैं। इंडिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपकी जो दवाइयां हैं एक दूसरे के असर, जो एक दूसरे का जो असर है उसको कम कर रहा है, और एंटागोनिज्म जो एक दूसरे का असर को पूरी तरह से अपोजिट कर रहा है। तो 4 प्रकार के एडिटिव्स होते हैं यहाँ पे बेसिकली। सिनर्जिज्म की बात करें तो एमआईसी ऑफ ईच ड्रग फेल्स टू 25%। अगर हम सिनर्जिज्म का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एमआईसी लगभग 25% तक कम हो जाए। अब ये एमआईसी क्या है इसको समझिए। फॉर एग्जांपल कोई एंटीबायोटिक ए है और कोई एंटीबायोटिक बी है। इस एंटीबायोटिक का हमें 100 mg देना पड़ता है तब जाके हमारी बॉडी पे असर करता है, और इस बी का भी 100 mg देते हैं तो हमारी बॉडी में जाके ये असर करता है। अब एमआईसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, यानी ड्रग का वो अमाउंट जिससे ड्रग अपना असर शुरू करता है बैक्टीरिया को मारने का। तो हमने कहा कि ए का 100 है और बी का भी जो है वो 100 है, या मान लीजिए बी का हमने 200 कर दिया। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा बी का जो है वो 200 से सेफेक्सिम मान लीजिए 200 mg है। अब हमको क्या करना है, कोई ऐसी बैक्टीरिया का इलाज करना है जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों को मिला करके सिनर्जिज्म कर दे। तो सिनर्जिज्म करने से क्या होता है कि ये अपने असर को तो डबल करेंगे ही, इनका डोज भी कम हो जाएगा, यानी जो 100 mg खाना पड़ता था अब वो केवल 75 mg से ही वो सेम असर दे देगा, क्योंकि इसका एमआईसी डाउन हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया, और जो 200 था वो मान लीजिए कि 150 खाने से ही उसका असर आ जाएगा। यानी 25% तक दोनों का एमआईसी का कंसंट्रेशन घटता है तो ड्रग का पैसा बचता है। अगर आप ये दोनों गोली अलग अलग खा रहे होते तो हम क्या करते कि हमें ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता। अब हम दोनों कॉम्बिनेशन में बना दिया तो हमारा जो एडिटिव इफेक्ट आने पर 25 से 50% तक ड्रग का एमआईसी घट जाता है, और एंटागोनिज्म भी करीब 50% तक कम हो जाता है। ये फायदा होता है। ठीक है, कुछ जनरल रूल्स की बात करें, अगर हम 2 बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग ऐड करते हैं तो वो एडिटिव इफेक्ट देता है। एक दोनों ड्रग एंटीबायोटिक चूज किया और दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक है, दोनों बैक्टीरिया की संख्या को कम कर रहे हैं, डाउन रिप्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, तो ये केवल एडिटिव इफेक्ट देगा। लेकिन अगर हमने क्या एग्जांपल तो देख लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, ये बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देते हैं, ये एडिटिव इफेक्ट देते हैं। वहीं पे अगर हमने क्लोट्रिमाजोल की बात करें तो ये एक अलग इफेक्ट देता है, ये साइडल इफेक्ट देता है। और स्पेशल केस क्या है, जैसे बीटा लैक्टम, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फेक्टम और बीटा लैक्टम इनहिबिटर, ये सारे के सारे जो ड्रग है वो सिनर्जिज्म इफेक्ट देते हैं, ज्यादा इफेक्ट देते हैं। अगर हाँ बैक्टीरियोसाइडल की बात करें तो अगर 2 बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक को हम मिक्स करते हैं तो ये सिनर्जिज्म इफेक्ट देते हैं, यानी कई गुना असर को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल
एम्पिसिलिन पेनिसिलिन के साथ जेंटामाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऐड करना, गार्बेसिलिन के साथ टिग्रासिलिन को ऐड करना, जेंटामाइसिन को ऐड करना स्यूडोमोनास इन्फेक्शन के लिए, सिफ्टाजिडिम एंटीबायोटिक के साथ सिप्रोफ्लॉक्सिन को ऐड करना स्यूडोमोनास इन्फेक्शन के लिए, रिफाम्पिसिन के साथ आइसोनियाजाइड को ऐड करना फॉर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। ये सभी सिनर्जिज्म इफेक्ट देते हैं और ये सारे के सारे बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है। अब अगर एक एंटीबायोटिक हमने बैक्टीरियोसाइडल इस्तेमाल किया और दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक, तो हो सकता है कि ये एक दूसरे के असर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये रिस्क होता है। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म वो हाईली सेंसिटिव है साइटल ड्रग के लिए, तो उस केस में हम एंटागोनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, साइटल ड्रग जो है इनइफेक्टिव हो सकता है स्टैटिक के साथ देने पर। ये ध्यान देना है जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाइए, तो ये देखिए दोनों ड्रग में नेचर क्या है, दोनों स्टैटिक नेचर के हैं, दोनों साइडल नेचर के हैं, एक साइडिक है एक स्टैटिक है, ये तीन चीज आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस में अगर इस्तेमाल करते हैं तो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाता है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेनिसिलिन और एथ्रोमाइसिन के साथ देखा जाए तो ये ग्रुप 1 स्ट्रेप्टोकोकस के लिए इस्तेमाल करता है। नैलिडिक्सिक एसिड के साथ अगर हम नाइट्रोफेंटोइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ई कोलाई के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, और कोई ऑर्गेनिज्म है वो लो सेंसिटिविटी शो कर रहा है, जैसे पेनिसिलिन सल्फोनामाइड एक्टिनोमाइसिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ टेट्रासाइक्लिन हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रुसिलस के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ क्लोरामफेनिकॉल हम क्लेबिसिलिया के लिए, और रिफाम्पिसिन और डेप्सोन लेप्रोसी के। ठीक है, दूसरा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी? पहला तो हमने बताया कि इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, सिनर्जिज्म और एडिटिव के लिए। दूसरा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक दूसरे के टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। मान लीजिए एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा है, काम तो करता है, लेकिन वो टॉक्सिक भी है, वो डैमेज भी कर रहा है हमें, तो उसके टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए भी हम कॉम्बिनेशन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ पेनिसिलिन ऐड करने पर एंडोकार्डियासिस की प्रॉब्लम कम हो जाती है। एम्फोटेरेसिन बी के साथ रिफाम्पिसिन या मिनोसाइक्लिन इस्तेमाल करने पर एम्फोटेरेसिन का डोज कम करना पड़ता है ताकि टॉक्सिसिटी भी हमारी ऑटोमेटिक घट जाती है। ठीक है, जैसे एम्फोटेरेसिन बी के साथ अगर हम फ्लुक्सिटोसिन इस्तेमाल करते हैं तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है वो नहीं हो सकता है। तीसरा होता है हम कॉम्बिनेशन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस को रोकने के लिए। मैंने कहा कि कभी कभी एंटीबायोटिक का अगर कोर्स पूरा नहीं कर रहा, हम इनएडिक्वेट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप करेगा, तो उसको रोकने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल क्रोनिक प्रोलॉन्ग थेरेपी में, एग्जाम्पल टीबी में, लेप्रेसी में, एचआईवी में, एच पायरोली में, मलेरिया में, इन जगहों पर जब दवाइयां लंबे समय तक चलती है तो पेशेंट इनकम्प्लायंस भी होता है, मरीज कभी दवाई भूल जाता है, कभी नहीं खाता है, तो उस केस में रेजिस्टेंट डेवलप होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम कुछ ड्रग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल टीबी का व्यक्ति है, रिफाम्पिसिन के साथ हमने सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ऐड कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस को कम कर देता है। ठीक है, और स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करने के लिए अगला होता है कि क्यों यूज करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी? हम स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर दें, नैरो स्पेक्ट्रम के ड्रग है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह काम करने लगे। जैसे कि अब यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दिया है, किसी को ऑपरेटियोसिस है, ब्रेन एब्सिसिस है, डायबिटीज फुट है, बेड सोर है, तो इस केस में अगर हम उसे मेट्रोजिल के साथ क्लिंडामाइसिन ऐड कर देते हैं तो स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है। सीवियर इन्फेक्शन के केस में पेनिसिलिन के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐड कर दिया, सेफेलोस्पोरिन के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड और मेट्रोजिल ऐड कर दिया, तो ये भी सीवियर इन्फेक्शन के केस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड इसको या टॉपिकल कॉम्बिनेशन है ब्रॉड कवरेज के लिए, नियोमाइसिन, प्रिडॉक्सिन, पॉलीमैक्सिन बी और बैक्टेरियोस्टैटिन। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हो गई कि क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एंटीबायोटिक को ऐड करना, मिक्स करना, कंबाइन करना फायदेमंद ही हो, कभी कभी वो हमारे लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल कॉम्बिनेशन। अगर एंटीबायोटिक्स को हम कंबाइन करते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। कि एंटी माइक्रोबियल कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करने के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो सबसे पहला है कि इनकरेज इरेशनल थेरेपी। आपको क्या करना पड़ेगा, इरेशनल थेरेपी की तरफ आप बढ़ते हैं, आप हिट एंड ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं, वो कुछ हद तक आपके लिए ठीक नहीं होता है। टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस कुछ है, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में डोज को बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि एग्जांपल है वेनकोमाइसिन और टोब्रामाइसिन। अगर इन दोनों को साथ में खाते हैं तो हमारे किडनी पे असर पड़ता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये काज कर सकता है। वहीं पे बात करते हैं कि ये सुपर इन्फेक्शंस बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द सुपर इन्फेक्शंस? कभी कभी जब हम किसी व्यक्ति का इलाज किसी खास बीमारी के लिए कर रहे हैं और देखा जाता है कि एक नई तरह की बीमारी उस इलाज के दौरान शुरू हो गई, एक नए तरह के सिम्टम्स उसको दिखने लगे, इसे उस बीमारी का सुपर इन्फेक्शन कहा जाता है।
और सब थेरेपेटिक यूज करने पर, अगर आपने कॉम्बाइंड थेरेपी को सब थेरेपेटिकली यूज किया, प्रॉपर डोज पूरा नहीं किया, कोर्स पूरा नहीं किया, पेशेंट ने सही से इस्तेमाल नहीं किया, तो दोनों मेडिसिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। और क्योंकि ये दवाइयां में दो दवाइयां मिली होती हैं, दो से ज्यादा मिली होती हैं, तो थोड़ी सी महंगी भी पड़ती है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं अगर हम कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ जाते हैं तो, लेकिन इसके एडवांटेज ज्यादा है कंपैरेटिवली। अब हम बात करते हैं प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक यूज का मतलब होता है कि कभी कभी आपने देखा किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम आ गया, या आपने देखा किसी व्यक्ति को फीवर आना शुरू हो गया, और आपने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, आपने जांच नहीं कराया, लेकिन आपको लगा कि बीमारी बढ़ न जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम एंटीबायोटिक जब तक जांच करें, रिपोर्ट आए, और रिपोर्ट आते आते इसकी बीमारी बढ़ जाए, हम इसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले ही उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा प्रोफाइलेक्टिक यूज होता है, जैसे कि प्रिवेंट इन्फेक्शन बिफोर इट स्टार्ट्स। अगर इन्फेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसे बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, और ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है और टारगेटेड होता है। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, क्लियर इंडिकेशन। अगर आपको देख के सिम्टम मालूम चल रहा है कि यार इसको टाइफाइड लग रहा है, इसको मलेरिया लग रहा है, इसको डेंगू लग रहा है, सिम्टम से, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो उस केसेस पे आप स्पेसिफिक एजेंट के लिए आप कोई ना कोई खास एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किस प्रकार के प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन के लिए करते हैं, उससे एक टेबल देख लेते हैं। अगर किसी को आपको रिमेटॉइड फीवर दिख रहा है, तो आप उसको पेनिसिलिन जी लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि किसके घर में कोई टीबी का पेशेंट है, टीबी का मरीज है, और इसे भी खांसियां शुरू हो गई हैं, इसके अंदर भी टीबी के सिम्टम शुरू हो गए हैं, तो आप उसको आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन स्टार्ट कर सकते हैं टेस्ट करने से पहले ही। अगर किसी व्यक्ति को एड्स के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसे एजिथ्रोमाइसिन के साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। एचआईवी का एक्सपोजर है, अगर मान लीजिए कोई मरीज है एचआईवी पॉजिटिव की निडिल गलती से उसको लगा दी गई है, उस केस में आप जिडोविडीन, लेमुविडीन और इंडिवाविर, ये तीनों का ड्रग का कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दीजिए तुरंत। कोई बच्चा है न्यूबॉर्न एचआईवी पेशेंट है, यानी कोई मदर है एचआईवी पॉजिटिव थी, उससे बच्चा पैदा हुआ है, बहुत हद तक चांसेस है कि वो बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है, तो इसमें ब्लड रिपोर्ट के वेट करने के पहले ही आप उसको जिडोविडीन ड्रग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को मेनिंजाइटिस है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है, तो आप रिफाम्पिसिन और सिफेट्रॉक्सिन स्टार्ट कर सकते हैं। गोनोरिया सिफाइलिस के अगर आपको सिम्टम देख के लग जाए, सेक्सुअल डिजीज आपको साथ देख के लग जाए, तो आप एम्पिसिलिन और सिफेट्रॉक्सिन स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब अगर आपको सिम्टम देख के लग रहे हैं तो। वहीं पे हम बात करें, अगर रिकरेंट एचएसवी है, एसाइक्लोवीर है, मलेरिया दिख रहा है तो मिफ्लोक्यून डॉक्सीसाइक्लिन, इन्फ्लुएंजा दिख रहा है तो बेंटाडीन, कॉलरा दिख रहा है तो टेट्रासाइक्लिन, वूपिंग कम दिख रहा है तो एरिथ्रोमाइसिन, प्लेग दिख रहा है तो डॉक्सीसाइक्लिन, और अगर आपको न्यूमोसिस्टिस जीरोविसी दिख रहा है तो कॉट्रिमॉक्साजोल यानी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन के नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें किस बीमारी के लिए हम एज ए प्रोफाइलैक्सिस इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन हायर रिस्क सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई सर्जरी करने जा रहे हैं या सर्जरी हो रही है, तो कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि भैया सर्जरी स्टार्ट करने से पहले ही उसको एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, सर्जरी होने से घंटे एक दिन पहले ही, क्योंकि उनको पता है कि बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही हम सर्जरी करेंगे या दांत उखाड़ेंगे या कुछ करेंगे, बहुत तेजी से माइक्रोब्स इसकी तरफ अटैक करेंगे और इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो उस केस में भी एंटीबायोटिक देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति का डेंटल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, दांत निकाला जा रहा है, या टॉन्सिलेक्टोमी हो रहा है, या एंडोस्कोपी हो रहा है, तो उस केस में हम लोग एमॉक्सिसिलिन और क्लिंडामाइसिन ड्रग स्टार्ट कर देते हैं सर्जरी से पहले ही। अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई, हम यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इंस्ट्रूमेंट डालने वाले हैं, कुछ सर्जरी करने वाले हैं, तो उसे हम कॉट्रिमॉक्साजोल, नॉरफ्लॉक्सासिन स्टार्ट कर देते हैं। किसी को रिकरेंट यूटीआई के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसे हम नाइट्रोफुरेंटोइन के साथ कॉट्रिमॉक्साजोल लो डोज में स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं कोई व्यक्ति सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, उस केस में आप एम्पिसिलिन, डॉक्साइक्लिन दे सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, यानी एचआईवी वगैरह पेशेंट है, तो आप पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड या फ्लोरोक्विनोल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सर्जरी होने वाली है, तो सर्जरी से पहले सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस कौन मेडिसिन दे सकते हैं। अगर सर्जरी से 2 घंटे पहले हमको देना होता है यहाँ पे बेसिकली खास तौर पे, लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक या एल्डरली होते हैं या जिनका एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, तो उस पर ज्यादा रिस्क होता है, तो उस केस में हम कंटामिनेटेड या डर्टी सर्जर्स टाइमिंग मतलब ध्यान देना होता है, साफ सफाई ज्यादा ध्यान देनी पड़ती है, टाइमिंग देखा जाता है। ओरल करीब 1 घंटे के पहले सकते हैं, आईवी हम दे सकते हैं एनेस्थेसिया के साथ। बेनिफिट्स क्या है कि 4 घंटे के क्लोजर में वो जो घाव है वो अपना भरना शुरू हो जाएगा। ये सब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं हम सर्जरी के लिए।
सेफाजोलिन के साथ वैंकोमाइसिन, सेफॉक्सिटिन के साथ सेफ्ट्रिऑक्सोक्सिन, क्लिंडामाइसिन के साथ जेंटामाइसिन, और एम्पिसिलिन या वैंकोमाइसिन के साथ जेंटामाइसिन और मेट्रोजिल, और एम्पॉक्सिसिलिन के साथ क्लाउनेट यानी कि ऑगमेंटिन। ये सब मेडिसिन सर्जिकल पेशेंट को दिए जाते हैं आफ्टर सर्जरी, उसके घाव को या उसके टाके को जल्दी भरने के लिए। जनरल प्रोफाइलैक्सिस में भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसको हम यहाँ पे देखें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फेलियर ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी क्यों हो सकता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बहुत लंबे समय से दे रहे हैं, प्रॉपर डोज भी दे रहे हैं, सही तरीके से भी दे रहे हैं, फिर भी एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करता है, उस मरीज में कोई आराम नहीं दिखाई देता है। उस केस में हमें क्या करना होता है, तो एक्चुअली ये क्या होता है, हो सकता है कि आपने रिव्यू गलत किया हो, डायग्नोस गलत किया हो, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई ना किया हो, थेरेपी गलत दिया हो, या उस व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन है और आप उसको एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं तो भी काम नहीं करेगा, उसे एंटीवायरल ड्रग पे शिफ्ट करना होता है। ये चीजें यहाँ पे आपको देखनी है। तो कौन कौन सा है, रॉग एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से, इनएडिक्वेट डोज करने से, इनएप्रोप्रिएट रूट इस्तेमाल करने से, शॉर्ट ड्यूरेशन की ड्रग इस्तेमाल करने से, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। कौन कौन से कारण है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। पुअर होस्ट डिफेंस है, अगर किसी व्यक्ति को ल्यूकेमिया या न्यूट्रोपीनिया की दिक्कत है या एड्स की दिक्कत है तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स जो है बहुत काम नहीं करते। ये आप यहाँ पे सारी चीजें देख लीजिएगा, ये नोट्स में है, कौन कौन से इन्फेक्शन के लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने नोट्स में डाल दिया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि एक 3 दिन का बच्चा है, एक बच्चा न्यू बॉर्न है, 3 दिन का बच्चा है और उसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन की दिक्कत देखी जा रही है। उसे क्लोरमफेनिकॉल जब किसी डॉक्टर ने चला दिया, क्लोरोफेनिकॉल दे दिया, तो देखा गया कि उसके पेट में गड़बड़ी हो गई, लैट्रिन का कलर चेंज हो गया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ रहा है। ये जो बीमारी हुई, उस बच्चे को जो दिक्कत हुई क्लोरमफेनिकॉल देने के कारण, ये किस एंटीमाइक्रोबियल नियम का उल्लंघन है? तो आपको ध्यान देना, चारों ऑप्शन ध्यान देना है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि छोटे बच्चों को आप कभी भी क्लोरमफेनिकॉल नहीं दिया जाता है। अगर कोई अनपढ़ है, नासमझ डॉक्टर है या कोई झोला छाप डॉक्टर है और उसने छोटे बच्चों को क्लोरमफेनिकॉल दे दिया तो किस नियम का उल्लंघन किया उसने? चारों ऑप्शन देखिए, स्पेक्ट्रम चूज नहीं किया सही से, या एज रिलेटेड फार्माकोकाइनेटिक्स ध्यान नहीं दिया, होस्ट डिफेंस इंपेयरमेंट, या ऑर्गेनिज्म रिलेटेड सेंसिटिविटी। ठीक है, उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली एज रिलेटेड है, उसे ध्यान देना चाहिए था कि किस एज ग्रुप के लिए कौन सी एंटीबायोटिक होती है, उसने एज रिलेटेड प्रॉब्लम की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ए पेशेंट विथ सीवियर रीनल फेलियर, एक व्यक्ति है जिसको किडनी फेलियर है, एक हमारे मरीज है जिसका किडनी पूरी तरह से फेलियर हो चुका है और उसे अमीनोग्लाइकोसाइड हम नॉर्मल डोज से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने देखा कि जब नॉर्मल डोज उसको देने लगे तो कुछ दिन में टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझा दूं। मैंने आपको बताया था कि अमीनोग्लाइकोसाइड जब भी किसी किडनी पेशेंट को देते हैं तो उसका डोज कम करना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिन से फिल्ट्रेशन कम हो जाता है और बॉडी में टी हाफ उसका बढ़ जाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। लोकल पीएच ऑफ इन्फेक्शन, पेनिट्रेशन इनटू सीएसएफ, रिड्यूस्ड ड्रग क्लियरेंस या पुअर होस्ट इम्यूनिटी। जी हाँ, रिड्यूस्ड ड्रग क्लियरेंस, क्योंकि ड्रग का क्लियरेंस कम हो चुका है, किडनी फेलियर है, दैट्स व्हाई वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following infection is most likely to require drainage before antibiotic? किस प्रकार के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले उसको ड्रेन करना जरूरी है, उसके पस उसके घाव को साफ करना जरूरी है? निमोनिया में, मेनिंजाइटिस में, एम्पाइनेमा में, या स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंगाइटिस में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम्पाइनेमा। एम्पाइनेमा क्या होता है? एम्पीमा का मतलब होता है जब कहीं भी आपको कैविटीज वगैरह में जब कोई इन्फेक्शन होता है और वहां पे पस जमा हो जाता है, उसी को हम एम्पीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैटिक प्लस साइडल कॉम्बिनेशन। हमने एक एंटीबायोटिक किसी मरीज को दिया जिसमें एक हमने बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग दिया और एक हमने बैक्टीरियोसाइडल ड्रग दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जब दोनों कॉम्बिनेशन दिया और वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करने लगा, यानी वो एक दूसरे के इफेक्ट को काटने लगा, असर को कम करने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं हट जा रहा हूं, आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़ लिया आपने।
ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो हो सकता है कि साइडल ड्रग के साथ ज्यादा सेंसिटिव है, स्टैटिक देने पर वो उसके इफेक्ट को कम कर रहा है, एंटागोनाइज कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच कॉम्बिनेशन इज यूज टू ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम फॉर एम्पेरिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को कई सारा इन्फेक्शन है तो अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए फिर इसका जवाब दीजिए। और ध्यान दीजिएगा ये मिक्स्ड इन्फेक्शन है। मिक्स्ड का मतलब कई प्रकार के, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, कई बैक्टीरिया का अटैक हुआ है। तो अब हमें स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करना पड़ेगा। ब्रॉड करने के लिए हम क्या कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? चार ऑप्शन ध्यान से देखिए और बताइए, जवाब दीजिए। गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और मेट्रोनिडाजोल या तो ऐड कर सकते हैं या तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इज लॉन्गेस्ट विथ विच एंटीमाइक्रोबियल ग्रुप। किस एंटीबायोटिक के साथ देखा गया है कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि दवा बंद करने के बाद भी बॉडी में बहुत दिनों तक उसके रिस्पॉन्स या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो बचे रहते हैं। चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से, मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होगा। जी हाँ, ऑप्शन वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही है। दिस इज द फ्लोरोक्विनोलोन्स। इस कैटेगरी के ड्रग्स जो है उनकी जो है रेजिड्यूज ज्यादा दिन तक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिनर्जिज्म इज एंटीमाइक्रोबियल कॉम्बिनेशन इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। व्हाट इज द सिनर्जिज्म? जब दो दवाओं को ऐड किया जाए और उनका असर 1+1 होके 11 हो जाए। तो कौन प्रकार या सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब उसकी एमआईसी 50% से घट जाए, इंक्रीज हो जाए। एमआईसी मतलब जो एमआईसी जो है दोनों ड्रग की 25% से कम हो जाए, या पीएई बढ़ जाए, पोस्ट एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट, या ड्रग टॉक्सिसिटी घट जाए। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों कॉम्बिनेशन का अगर एमआईसी डाउन होता है तो उससे उसका इफेक्ट बढ़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से, दोनों ड्रग का एमआईसी 25% के आसपास या उससे ज्यादा कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, अ डायबिटिक पेशेंट विथ रिकरेंट यूटीआई। एक मरीज है जो शुगर का मरीज है, डायबिटीज का, बहुत लंबे समय से उसको बार बार यूटीआई होता है, यानी उसके यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम उस केस में उसको लगातार नाइट्रोफुरेंटवाइन दे रहे हैं लो डोज में डेली। वैसे तो नाइट्रोफुरेंटवाइन का डोज जो होता है वो सुबह शाम होता है, 10 दिन या 5 दिन हम खाते हैं, लेकिन ये रेगुलर चलाया जा रहा है महीनों तक। तो ये किस प्रकार की बीमारी, किस प्रकार का एग्जाम्पल है? सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस का, सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस का, कीमोथेरेपेटिक सर्जरी का, या प्री एम्पिटेटिव थेरेपी का? तो इसका सही जवाब है मेरे भाई साहब, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस। इसका मतलब क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है जब कोई व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है, उसे हम मेडिसिन दे रहे हैं, उसके बॉडी में जो ग्लूकोज, उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, जो कि किडनी के जरिए यूरिन के रास्ते बाहर आएगी, और यूरिन में ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होने के कारण, ग्लाइकोस्यूरिया होने के कारण उसको यूटीआई के चांसेस बढ़ेंगे, इन्फेक्शन बढ़ेंगे। तो उस केस पे हमें नाइट्रोफुरेंटवाइन चलाना पड़ता है महीनों तक, क्योंकि ये शुगर का सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी व्हाइल सेलेक्टिंग एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। मैं बताया था प्रेगनेंसी में कौन सी दवा बिल्कुल नहीं दी जाती है किसी को भी? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। यस, ऑप्शन नंबर सी सही है। टेट्रासाइक्लिन कभी भी नहीं दी जाती है, जो कि टेराटोजेनिक होता है, बच्चे और मां दोनों को नुकसान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, फेलियर ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी डिस्पाइट करेक्ट डोज इज लाइकली इन। भाई हमने किसी व्यक्ति को सही डोज में एंटीबायोटिक दिया, सही टाइम पे एंटीबायोटिक दिया, फिर भी वो ड्रग काम नहीं किया, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है उसको वायरल फीवर रहा हो सकता है उसको ओटाइटिस हो, सेलुलाइटिस हो, या लेबर निमोनिया हो। जी हाँ, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है भैया, आप क्वेश्चन सारे आप देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर्स ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन पे डाल दिया है इसके नोट्स के साथ। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको जिसको पढ़ना है। अगर जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने कोर्स लिया है ऑलरेडी इसमें नोट्स मैंने डाल दिया है, और उस पर एप्लीकेशन में इसका आंसर भी है एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है भाई। 14 एंड द लास्ट इज 14। ठीक है, चलिए ये हमने एंटीबायोटिक्स का जनरल चैप्टर खत्म कर दिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास से एक एक एंटीबायोटिक के क्लास की तरफ,
उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूं, अगर एग्जाम आपका बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर है, फार्मासिस्ट है, तो उस पर जो मैंने 2 क्लास बता दी ना, इतने में ही काफी एंटीबायोटिक आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन अब जीपैट लेवल पे जाएंगे, हो सकता है आरआरबी का लेवल इस बार काफी हाई हो, तो अब हम बाकी एंटीबायोटिक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे।